This is Delhi. Please stand by our next program. This is All India Radio. On the eve of 57th Raising Day of Sashastra Seema Bal, we now bring you an interview with Director General Sashastra Seema Bal, Shri Kumar Rajesh Chandra. Interviewer is Shri Jainendra Singh, Senior Broadcaster. ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सशस्त्र सीमा बल के 57वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री कुमार राजेश चंद्रा से विशेष भेंटवार्ता। भेंट करता है श्री जैनेंद्र सिंह, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। नमस्कार श्रोताओ। भारत देश के अर्धसैनिक बलों में से एक सशस्त्र सीमा बल यानी एसएसबी 20 दिसंबर को अपना 57वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। बल के इस रेजिंग डे के जरिए हमें भी ये अवसर मिल रहा है कि हम इस देश के नागरिक के रूप में इस विशिष्ट बल के इतिहास और इसके क्रियाकलापों को जानें, और इसीलिए आज हमने आकाशवाणी के स्टूडियो में आमंत्रित किया है सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री कुमार राजेश चंद्रा साहब को। चंद्रा साहब, बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सारी शुभकामनाएं भी 57वें स्थापना दिवस की। धन्यवाद। एसएसपी के नाम में ही सीमा शब्द तो शामिल ही है। इससे ये अंदाजा तो लग जाता है कि सीमा से जुड़ी हुई गतिविधियां जो है वो सशस्त्र सीमा बल के दायित्वों में शामिल हैं। लेकिन वो कौन कौन सी सीमाएं हैं जिनकी सुरक्षा का दायित्व सशस्त्र सीमा बल निभाता है? सशस्त्र सीमा बल जो वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है जी, इसकी उत्पत्ति हुई थी स्पेशल सर्विसेज ब्यूरो के नाम से चाइनीज एग्रेशन के बाद वर्ष 1962 में। लेकिन कारगिल युद्ध के बाद एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ और जिसमें इस बिंदु पर विचार हुए कि कैसे बॉर्डर मैनेजमेंट को सुदृढ़ किया जाए। उसके बाद एक नीतिगत निर्णय हुआ केंद्रीय सरकार के स्तर से कि एक बल एक सीमा, एक सीमा एक बल कहें तो ज्यादा उचित होगा। सशस्त्र सीमा बल का जो दायित्व का निर्धारण हुआ उसमें सबसे पहले 2001 से भारत नेपाल सीमा की सुरक्षा का दायित्व हमें सौंपा गया। अच्छा। और कालांतर में 2004 से हमें भारत भूटान सीमा की भी सुरक्षा का दायित्व सौंपा गया। तो आज की तिथि में सशस्त्र सीमा बल भारत नेपाल सीमा और भारत भूटान सीमा की सुरक्षाओं का दायित्व का निर्वहन करता है। इसका मतलब लगभग 2500 किलोमीटर या ऐसे कुछ ज्यादा ही है वो जी, सीमा। बिल्कुल। सर्वे ऑफ इंडिया का अगर 2005 का आंकड़ा देखें तो 1751 यानी 1751 किलोमीटर की सीमा भारत नेपाल की सीमा स्थापित है और 699 किलोमीटर की सीमा भारत भूटान की सीमा स्थापित है। इसके साथ एक और भी परिस्थिति जो जुटी हुई है। हाँ। अन्य सीमाओं की तुलना में, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इनकी सीमाओं की तुलना में अगर देखें तो ये दोनों सीमाएं हमारे मित्र राष्ट्रों की सीमाएं हैं, बिल्कुल, जिनके साथ हमारे संबंध हमेशा से प्रगाढ़ रहे हैं। और इंडो नेपाल फ्रेंडशिप ट्रीटी और इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी, एक वर्ष 1950 का और इंडो भूटान फ्रेंडशिप ट्रीटी अमेंड होते हुए संशोधित होते हुए अंतिम 2007 का। इसके कारण वीसा फ्री एंट्री है किसी भी नेपाल के नागरिक को या भूटान की प्रजा को। भूटान राजतंत्र जी, तो वो ओपन बॉर्डर है, बिल्कुल ओपन बॉर्डर है। हाँ। उन्हें किसी वीसा की आवश्यकता नहीं है भारत में आने के लिए, और उसी तरह से किसी भारतीय नागरिक को नेपाल या भूटान जाने के लिए वीसा की आवश्यकता नहीं है। तो ये बिल्कुल खुली सीमा है। पर राजेश जी, ये एक बहुत अच्छी बात है क्योंकि संबंध इन देशों के साथ भारत के बहुत ही प्रगाढ़ रहे हर स्तर पर। लेकिन मुझे लगता है कि ये एक चुनौती भी हो जाती है। ये बिल्कुल इस तरह से चुनौती हो जाती है। अब किसी के सर पे तो लिखा नहीं हुआ है कि वो ऐसे देश का नागरिक है। हाँ। जैसे मान लें कि पाकिस्तान का नागरिक है, तो ऐसा उसकी हाव भाव, वेशभूषा अगर वो उस तरह का पहन ले तो उसमें और एक भारतीय में शायद अंतर करना बहुत मुश्किल होगा। बिल्कुल। तो वो अगर भारत के रास्ते नेपाल चला जाए या नेपाल के रास्ते भारत आ जाए तो आपको अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से चीन, जिसके लिए वीसा की आवश्यकता होगी, चीन का नागरिक अगर भूटान के रास्ते आ जाए और अपने आप को वो भूटान की प्रजा, भूटान राजतंत्र है, भूटान की प्रजा के रूप में प्रोजेक्ट करे तो उसे भी ढूंढना दुष्कर कार्य होता है। तो इन कारणों से ऐसी सीमा जो पूर्णतः खुली हुई सीमा है उसकी सुरक्षा का दायित्व बिल्कुल ही बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल, उसके साथ सप्लीमेंट करने के लिए पूरक के रूप में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, तकनीक का इस्तेमाल कर ही करना पड़ता है। देखिए, आपका ये सशस्त्र बल है और सीमाओं की रक्षा का दायित्व है, लेकिन इसके कार्यों में मुझे लगता है कि बल के साथ साथ या बल से कुछ ज्यादा ही विवेक की भूमिका है, क्योंकि आपको स्थानीय स्तर पर ऐसे लोगों में से जो आपको पता नहीं है कि वो सही है या गलत है, वैधानिक गतिविधियां कर रहा है या अवैधानिक, सीधे सीधे नहीं मालूम है, उनमें से उसको
ढूंढ कर निकालना, ये नीर में से एक शीर की तरह का एक प्रयास हो जाता है जो बहुत चुनौतीपूर्ण है। लेकिन इसके लिए मुझे लगता है कि आप बहुत सारी कोशिशें, बहुत सारी ट्रेनिंग आपके बल के सदस्यों की, और पूरा जो आपका मॉडस ऑपरेंडी इस तरह का बना हुआ है, उससे चीज़ों को थोड़ी सी आप मैनेज कर पाते हैं बहुत अच्छे ढंग से, प्रोफेशनली। क्योंकि एक आपका बॉर्डर इंटरेक्शन टीम भी आपकी होती है जो लोगों के बीच में रहते हुए लोगों का भरोसा जीत कर अपनी गतिविधियां करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, आपका जो विश्लेषण भी था बिल्कुल सही था। तो पहला बिंदु तो यही आया कि इसमें बुद्धि और विवेक की बहुत ही आवश्यकता है। इसके लिए हमारे जो प्रशिक्षण कार्यक्रम होते हैं, उस प्रशिक्षण कार्यक्रम में हमने डिफरेंट मॉड्यूल्स डाले हुए हैं ताकि आप डिस्टिंग्विश कर सकें। अगर आप देखें तो रूल 9 जो SSB रूल्स का, उसके तहत हमें जो दायित्व सौंपे गए हैं उनका उसमें उल्लेख है। उसके तहत है कि अगर कोई थर्ड कंट्री नेशनल जिसे वीजा की आवश्यकता है उसको हम रोक सकते हैं, तो उसे पहचाने कैसे? तो उसकी पहचान के लिए जैसा आपने कहा, एक तो इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म हमने जो किया हुआ है वो है बॉर्डर इंटरैक्शन टीम का, जो सादे में रहती है, वो इंटेलिजेंस कलेक्शन भी करती है। उसके अलावा हमारे पास एक इंटेलिजेंस सेटअप है जो सूचना लगातार संकलन करता रहता है। तीसरी बात हुई, हम लगातार अपने काउंटर पार्ट नेपाल के APF से हमारे अच्छे संबंध रहे हैं, प्रचालन के दृष्टिकोण से भी, हमेशा ऑपरेशन के दृष्टिकोण से भी उनसे संपर्क करते हैं। उनसे हमारा जो संपर्क होता है उससे हमारा इंटेलिजेंस कलेक्शन होता रहता है, उनका हमेशा सहयोग भी मिलता रहा है। अभी विगत वर्ष में जब हम लोग जो वार्षिक बैठक SSB की और APF की, उसमें जो हमने एग्रीमेंट साइन किया, उसमें ये स्पेसिफिक क्लॉज ये डाला गया था कि दोनों देश एक दूसरे को पूरी तरह से यथासंभव मदद करेंगे थर्ड कंट्री नेशनल को आइडेंटिफाई करने में, उन्हें चिन्हित करने में जी। इसके अतिरिक्त हमने बहुत सारे ह्यूमन इंटेलिजेंस के अलावा टेक्निकल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल किया है। अच्छा, वो कैसे? इसका डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के तहत एक एड्रिन का सॉफ्टवेयर है जो हम लोगों ने प्रोक्योर किया है। हम सैटेलाइट इमेजरी को भी लेते हैं, कम्युनिकेशन यूनिट को भी लेते हैं, हम लोग ये इमेजरी लेते हैं और उसका लगातार हमारी जितनी भी BOP है, 722 कुल बॉर्डर आउटपोस्ट हैं ये नेपाल और भूटान की सीमा पे, तो उन सभी BOP में हमने ट्रेंड, प्रशिक्षित सैटेलाइट इमेजरी को पहचानने के लिए, उसको इंटरप्रेट करने के लिए लोग को रख रखा है। सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं जिसके बहुत सारे, जिसमें फील्ड हैं, जिसको आप उनको भरते हैं तो आपको वैसे रूट्स पता चलते हैं जो संभावित हैं, जिस पर कोई अगर अवांछित तत्व उसको लेना चाहे तो वो आइडेंटिफाई होता है। तो हम लोग फोर्स मल्टीप्लायर के रूप में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और अभी तक सफल हुए हैं। निश्चित रूप से, लेकिन ये है कि देखिए, सिर्फ सीमा की सुरक्षा की बात नहीं है। जो अवैधानिक रूप से कोई तीसरे मुल्क का कोई व्यक्ति जो वैसे बिना वीजा के नहीं आ सकता, वैसे लोग या इंटरनेशनल जो ऐसे एलिमेंट्स हैं वो घुसने की कोशिश करें। इसके अलावा बहुत सारी जो तस्करी के, स्मगलिंग के जरिए चीजें आ जाती हैं या यहाँ से भी बाहर जाती हैं, ये भी चीजें होती हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात है, मानव तस्करी की बात है, ये सब भी तो आपके कार्यक्षेत्र में, और मुझे लगता है इसमें भी बहुत बड़ी भूमिका आप लोग, एक सकारात्मक भूमिका निभा पा रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर हम ऐसे देखें तो कोर एरिया जिसको हम अगर कहें तो एक मानव तस्करी का एरिया हुआ, ड्रग की स्मगलिंग का हुआ, आर्म्स एंड एम्युनिशन का स्मगलिंग का हुआ जी, उसके अलावा फेक करेंसी का हुआ, फेक करेंसी भी एक मेजर समस्या है, वाइल्ड लाइफ के प्रोडक्ट का हुआ, जो कोर एरिया है, खाद की तस्करी और ये सब तो है ही है जो कस्टम्स एक्ट में प्रतिबंधित है। लेकिन उसके अलावा जो मैंने अभी कोर एरिया गिनाया, जो हमारे दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, इन सबको अच्छी तरीके से देखने के लिए हमने प्रयास किए हैं, डेटाबेस क्रिएट किया है, और जैसा हमने कहा कि बहुत सारे प्रचालन के जो तरीके हैं उसका इस्तेमाल किया है। उसके लिए फिर हम लोग एक और कार्यक्रम करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं, जिससे हम जनता को जागरूक करते हैं। जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ही बात करें, अब ये ट्रैफिकर के बहुत सारे तरीके हैं, कुछ एक सिंगल लोन ऑपरेटर भी हैं, कुछ नेटवर्क ऑपरेटर भी हैं। तो नेटवर्क जो ऑपरेटर हैं वो लेकर आते हैं और फिर दूसरे को हैंड ओवर करते हैं। तो हम लोगों ने इसमें कोशिश किया है कि बॉर्डर की जनता है उसको जागरूक करें, आइडेंटिफाई करें, चिन्हित करें वैसे गांव जहां पे गरीबी है, जहां से लाई जाती हैं महिलाएं। उसके बाद NGOs हैं जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वैसे नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो नेपाल में भी हैं और भारत में भी हैं, जो इस दिशा में कार्य करते हैं, उनके साथ सकारात्मक सहयोग का प्रयास रखते हैं ताकि उनके माध्यम से उन्हें एजुकेट भी करें और जो भी पकड़े जाते हैं उनको हम हैंड ओवर करें जी। तो इस तरह से हम लोग ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, या तो वो लोकल ऑपरेटर हो या नेटवर्क ऑपरेटर हो या फिर उसको
वो पास ऑन करने वाला हो, कुरियर के रूप में काम आता हो, उन सब पर हम लोग निगरानी कर सकने में सफल हो पाते हैं। तो इसमें जो स्थानीय जनता का सहयोग है सीमावर्ती क्षेत्रों में, वो सिर्फ अपनी भारत की सीमा के अंदर नहीं बल्कि भारत की सीमा के उस पार के नागरिक हैं, उनका भी आप सक्रिय सहयोग अपेक्षा करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो मिले ताकि इन गतिविधियों में। बिल्कुल सही। जैसे मैंने अभी एनजीओज की बात की, तो उसमें नेपाल के एनजीओ हैं, मैत्री नेपाल के एनजीओ हैं, और उसके अलावा जो हम लोग सिविक एक्शन प्रोग्राम करते हैं उसमें जिसमें बॉर्डर की जनता को शामिल करते हैं, हमारा वेटनरी विंग है, हमारा मेडिकल विंग है। तो बॉर्डर की जनता के पास अगर मान लीजिए उनके मवेशी हैं और उन्हें आवश्यकता पड़ी तो हमारे वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको वो सहयोग देते हैं। अच्छा। मेडिकल डॉक्टर्स के लिए भी हम लोगों ने स्पष्ट तौर पे ये निर्देश निर्गत कर रखे हैं, माननीय गृह मंत्री जी के निर्देश के आलोक में पूर्व से भी चल रहा था, जिसे हमने और भी ठोस कदम उसमें उठाए हैं कि अगर हमारे जो डॉक्टर्स हैं वो आम जनता को अगर आवश्यकता पड़ती है तो उन्हें भी मुफ्त में चिकित्सीय सलाह देते हैं। इससे फायदा ये होता है कि आपने जो मानवीय कार्य किया वो तो किया ही किया, मानवीय कार्य करना भी चाहिए, और इसकी वजह से जो गुडविल जनरेट होता है वो आपको सहयोग दिलाने में, अन्य एंटी क्राइम वर्क में सहयोग दिलाता है। बिल्कुल। उसके अतिरिक्त एक और बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आपने कहा कि उधर की जनता का सहयोग, तो एक तो मैंने एनजीओ की बात कही, इसमें बड़ी अच्छी बात ये हो जाती है कि बहुत सारे ऐसे गांव पाएंगे आप जहां पर उनके परिवार में एक सदस्य अगर भारतीय है तो पता चला कि बहू नेपाल की है। अच्छा। किसी की बहन की शादी उस तरफ हो रखी है। क्या बात। देखिए, ये तो तय बात है कि रोटी बेटी का जो रिश्ता है वो इन दोनों देशों के साथ बहुत प्राचीन समय से ही रहा है। वो रिश्ता तो हम आज भी निभा रहे हैं और वो निभाना भी चाहिए। बड़ा अच्छा एक एहसास मिलता है। लेकिन इससे अलग तरह की थोड़ी सी जो चुनौतियां हो सकती थी, उनको आप लोगों ने अपना एक ऐसा मैकेनिज्म बनाया है, पूरी कार्य प्रणाली बनाई है कि उसको आसानी से उसमें से सही को भी छांट सके और गलत को भी छांट सके। और मुझे लगता है कि जो आपका मोटो है सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व, ये मुझे लगता है कि सशस्त्र बलों में ये शब्द जो बंधुत्व का है वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। आपका उद्देश्य और आपका दायित्व ही कुछ ऐसा है। ये वाक्य है सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। उसमें एक और दिलचस्प बात आप देखेंगे कि वो भी एसएसबी ही है, सेवा, सुरक्षा, बंधुत्व। ये भी बात है। तो वो भी दिलचस्प है। ये जो आपने कहा बंधुत्व, तो बंधुत्व तो हम लोग ये हमारी कार्य प्रणाली में ही आ गई। ये बल ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कोई भी आया। जैसे अगर मैं उसको किसी लॉ से अगर एनालॉजी, उसकी समानता निकालने का प्रयास करूं, तो जैसे होता है कि किसी भी व्यक्ति को निर्दोष समझा जाना चाहिए क्रिमिनल लॉ में जब तक कि वो दोषी ना सिद्ध हो जाए। बिल्कुल। और इसके विपरीत यहाँ पे जैसे पाकिस्तान बॉर्डर से अगर कोई इन्फिल्ट्रेट कर रहा है जहां पे वीजा की आवश्यकता है, तो उसे गलत समझा जाना चाहिए जब तक कि वो प्रूव ना हो जाए, स्थापित ना हो जाए कि वो गलती से वो इधर आ गया। सामान्य तौर पे बिल्कुल भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा के साथ ठीक इसके विपरीत है। उसे सामान्य तौर पे सही समझा जाना चाहिए जब तक कि वो गलत ना सिद्ध हो जाए। ऐसी परिस्थिति में जो सामान्य तौर पे समझा जाता है कि वो जेन्युइन है, सही है, तो उसे सिद्ध करने के लिए ये सब जो संबंध होते हैं वो बड़े काम आते हैं। श्रोताओं को हम एक बार फिर से बता दें कि आज हम सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक कुमार राजेश चंद्रा साहब से इसलिए बातचीत कर रहे हैं क्योंकि 20 दिसंबर की वो तारीख होती है जब ये बल अपना स्थापना दिवस मनाता है। बहुत सारी रोचक जानकारियां और बहुत सारी, मुझे लगता है कि एक नागरिक के तौर पर हम सबको जानना चाहिए एसएसपी जैसे संगठन क्या दायित्व निभा रहे हैं देश में, वो जानने का आपसे मौका मिल रहा है। ये जो तमाम चीजें हैं बॉर्डर एरियाज में, नेपाल के साथ, भूटान के साथ, मुझे लगता है कि आपकी जो बल के सदस्य उनकी ट्रेनिंग में उनको स्थानीय भाषा भी जरूर सिखाई जाती होगी क्योंकि इससे उनको लोगों से जुड़ने में बहुत मदद मिलती होगी। बिल्कुल, भाषा सिखाने के साथ हम लोगों ने इसमें भी तकनीक का इस्तेमाल किया है। अच्छा। आप पाएंगे कि नेपाल की भाषा और भूटान की भाषा हमने कंप्यूटर पे इसको सिमुलेटर के रूप में भी ले रखा है जी। और जब भी जैसे श्रीनगर एकेडमी, भोपाल जो हमारी एकेडमी है, हमारे पास 12 ट्रेनिंग प्रशिक्षण केंद्र हैं। अच्छा। जिसमें एक एकेडमी जो असिस्टेंट कमांडेंट और उनके प्रमोशनल कोर्सेज उनके ऊपर के पंक्ति के लिए स्थापित हैं। उसके अलावा 2 सीटीसी है, सेंट्रलाइज्ड ट्रेनिंग सेंटर्स, वो एसओस के लिए हैं, सब इंस्पेक्टर एंड अबव, और 4 आरटीसी हैं, रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर, जो कांस्टेबल और उनके प्रमोशनल कोर्सेज के लिए हैं। इन सब जगहों पे हमने एक कंप्यूटर सिमुलेटर भी लगा रखा है कि आप जो सामान्य बोलचाल की भाषा अगर आप बोलें और उसका नेपाली वर्जन क्या होगा, उसका भूटानीज वर्जन क्या होगा, और वो आपको उसका डिक्शन, उसके प्रोनाउंसिएशन, उसके उच्चारण, इन सब को भी आपको होन अप करने में, उसको ठीक तरीके से सीख सकने में आपकी मदद करेगा। तो जो भाषा को सिखलाई तो कराते ही हैं और उनका डिक्शन, उनका प्रोनाउंसिएशन,
उसको भी इम्प्रूव करने के लिए हमने इस तकनीक का भी सहारा ले रखा है। देखिए, आप ये ना बताते तो हम यहाँ तक शायद सोच भी ना पाते कि कितनी सारी कोशिशें होती हैं, किस तरह के प्रशिक्षण दिए जाते हैं ताकि वो बहुत प्रोफेशनल ढंग से और बहुत बेहतर ढंग से, क्योंकि देश की इमेज का भी सवाल होता है, देश की प्रतिष्ठा का भी सवाल होता है, और जब मित्र देशों के साथ हम डील कर रहे होते हैं तो ये बातें और भी संवेदनशील हो जाती हैं। तो उसमें बेहतर ढंग से कैसे अपनी भूमिका ये बल निभा सकता है। लेकिन अब ये जानने की उत्सुकता चंद्रा साहब ज़रूर है कि जो संख्या के हिसाब से अगर हम देखें, मेरा ख्याल है लगभग 1 लाख तक की संख्या इस बल की है, तो इनका डिप्लॉयमेंट, इनका प्रोफाइल वो क्या है, थोड़ा संक्षेप में ये ज़रूर बताएं। हाँ, जैसे अभी हम लोग का बल, अगर स्वीकृत बल अगर देखें, इस वर्ष ही मैं सरकार का शुक्रगुजार हूं, जबकि कोविड के कारण काफी हद तक बलों की नए पद के सृजन के संबंध में थोड़ी रोक है, लेकिन इस वर्ष भी हम लोगों ने 548 नए पद जो स्वीकृत हुए हैं इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट के लिए। अच्छा। तो आज की तिथि में हमारा स्वीकृत बल है 97,698, 97,698, बहुत करीब 1 लाख, करीब 1 लाख के बराबर हमारा स्वीकृत बल जी। है। ठीक है, पोस्टेड बल थोड़ा उससे कम है, लेकिन रिक्तियों की भरने की प्रक्रिया जारी है। तो अब जो आपने कहा कि किस तरह से वितरित है ये बल, तो हम लोग कुल 73 बटालियन, 73 बटालियन के रूप में विभक्त हैं। अच्छा। एक बटालियन का अगर आप कहें तो संक्षेप में मैं ये बताऊं कि जैसे एक सेक्शन होता है, एक सेक्शन 1+10 का, एक हेड कांस्टेबल का, उसके 3 सेक्शन का एक प्लाटून बनता है, 3 प्लाटून की एक कंपनी बनती है, और उसके बाद कंपनियों से फिर बटालियन बनता है, तो कुल वाहिनी बनती है। तो कुल हमारे पास 73 बटालियन है, 73 बटालियन है, जिसमें 2 बटालियन सरकार के निर्देशानुसार एनडीआरएफ को दी गई है, क्योंकि एनडीआरएफ का अपना बल नहीं होता है, वो खुद रिक्रूट नहीं करते हैं, जैसे आईटीबीपी, सीआईएसएफ सब ने दे रखा है, तो 2 बटालियन हमने एनडीआरएफ को दे रखा है। अब बच गया कुल 71। तो 71 में हमारी सीमाओं पर देखेंगे तो भारत नेपाल और भारत भूटान की सीमा पर 19 बटालियन भारत भूटान और 34 बटालियन भारत नेपाल सीमा पर तैनात है। तो कुल 53 बटालियन ये हो गए, जिसकी तैनाती हो गई। अब बच गया फिर 18 बटालियन। तो इन 18 बटालियन में हमें कुछ विशेष दायित्व भारत सरकार ने दे रखा है, जिसके तहत 5 बटालियन हमारी जम्मू और कश्मीर में है, श्रीनगर में। अच्छा, वो आंतरिक सुरक्षा के कारण, आंतरिक सुरक्षा के कारण है। और उसके अलावा 7 और बटालियन है जो नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में प्रतिनियुक्त है, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो कुल हो गए 7 + 5 12। अब बच गया फिर 6 बटालियन। ये 6 बटालियन हमारे जो 6 फ्रंटियर हैं, वो 6 फ्रंटियर पूरी भारत नेपाल और भारत भूटान सीमा देखेंगे तो 6 आईजी 6 फ्रंटियर में विभक्त हैं ये। तो 6 फ्रंटियर के लिए सबके लिए एक बटालियन, ये रिजर्व बटालियन कहा जाता है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर जहां भी जो भी आवश्यकता पड़े तो उसको सप्लीमेंट कर सकें, उसके पूरक के रूप में कार्य कर सकें। तो इस तरह से ये 71 + 2 73 का ये लेखा जोखा हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। चंद्रा साहब, जानने की एक उत्सुकता है कि जो भारत के जो अर्धसैनिक बल हैं उसमें सशस्त्र सीमा बल पहला बल है जिसने महिलाओं को सीमा सुरक्षा में सक्रिय भूमिका दी, यानी बॉर्डर पर उनको सक्रिय रूप से तैनात किया। बिल्कुल सही है। अभी हमारे बल की अगर महिलाओं की संख्या देखेंगे तो 2000 से ज्यादा है, 2052 है। अच्छा। तो उसमें हम लोगों ने जो BIT अभी कुछ देर पहले आपने ही जिक्र किया था, जी। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, आपने ये उठाया था। तो BIT बॉर्डर इंटरैक्शन टीम में वो बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वो इंटेलिजेंस कलेक्शन के लिए भी बहुत कामयाब होती हैं, और लोगों से जिनको मदद की आवश्यकता होती है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको भाषा की समझ नहीं हुई, तो उनको मदद करने में काम आती हैं। तो एक तो उस तरह की ड्यूटी हो गई, और उसके अलावा बाकायदा किसी भी मर्द की तुलना में बराबर प्रशिक्षण पाकर एक आर्म्स के साथ वो BOP पर भी तैनात हैं। और तीसरी ड्यूटी अगर देखें, अभी मुझको गर्व हो रहा है ये बताने में कि एक फीमेल एंगेजमेंट टीम हम कहते हैं, FET। तो जब UN मिशन के लिए आर्मी के साथ अभी हमारी महिलाएं गई थी तो उन्हें काफी प्रशंसा मिली, सो मच सो इस हद तक कि आर्मी ने फिर लिखा है 1 साल के बाद कि अब अगली बार भी हमें SSB का ही फीमेल एंगेजमेंट टीम दिया जाए। और अभी हमारी फीमेल एंगेजमेंट टीम UN मिशन में भी काम कर रही है। भांति भांति के कार्य कर सकने में वो सक्षम है, और बहुत ही सफलतापूर्वक उन्होंने अपने ऊपर दिए गए दायित्वों का निर्वहन किया है। बहुत गर्व होता है चंद्रा साहब ये देखकर, ये सुनकर, और जिस तरह से उनकी क्षमता, उनकी प्रतिभा का इस्तेमाल हो रहा है। और मुझे लगता है कि जैसे महिलाओं की तस्करी का जिक्र आपने किया, तो ऐसे मामलों में तो महिला जो बल के सदस्य हैं वो ज़्यादा बेहतर, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती होंगी, क्योंकि वो बातचीत करना, उनके साथ एक विश्वास का रिश्ता बनाना और इस तरह से जानकारियों को इकट्ठा करना या पकड़ना ऐसे तत्वों को,
ये बहुत उनकी भूमिका महत्वपूर्ण हो बिल्कुल जाती है। सही। महिलाओं के साथ भी और बच्चों के साथ भी, जैसा हाँ, अभी हम लोगों ने बिल्कुल। कुछ दिन पहले बात की जी। कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो वल्नरेबल ग्रुप है वो कौन सा वल्नरेबल ग्रुप है। हाँ। तो एक बच्चों का ग्रुप और एक महिलाओं का ग्रुप, ये दोनों ग्रुप बहुत ही, अगर पूरी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के अगर हम लोग एम्पेरिकल डेटा को लेकर देखें, आंकड़ों को लेकर देखें, तो उसमें पाएंगे कि बहुतायत बच्चों या महिलाओं की ही तस्करी होगी। एक एबल बॉडीड आदमी को शायद वो इच्छा से ही आएगा, उसके अतिरिक्त नहीं आएगा। जी। तो इन दोनों के लिए महिलाओं की भूमिका अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। महिला को हैंडल कर सकती है और महिला बच्चों को भी हैंडल कर बहुत सकती है। महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब ये चूंकि कोविड-19 की महामारी का दौर थोड़ा लंबा भी खिंच गया है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी ही इससे हम बाहर निकलेंगे। लेकिन आपका काम तो ऐसा है कि वो तो होना ही है, और आप लॉकडाउन में या अपने को आइसोलेट करके नहीं रख सकते, यानी बल नहीं रख सकता। तो ये सारी गतिविधियां किस रूप में आप संचालित कर पाए इस दौर में भी, और क्या भूमिका रही है कोविड-19 की महामारी के दौर में आपके एसएसपी की? जी, कोविड-19 की वैश्विक महामारी है। जी। तो अगर इसको तुलना करें किसी दूसरे डिजीज से, तो इसमें सिर्फ फिजिकल और बायोलॉजिकल ही एडवर्स इफेक्ट, कुप्रभाव नहीं पड़ रहे हैं जी। इसका कुप्रभाव सोशल लेवल पे, साइकोलॉजिकल लेवल पे भी काफी पड़ रहा है। अब जैसे कोई बच्चा अगर बीमार पड़ता है तो उसकी माँ उसको अपने साथ सटा लेती है और कहती है अच्छा कोई बात नहीं बेटा, सर पे पट्टी लगा दी। यहाँ पे तो अगर उसकी तुलना करके देखें तो इसमें सोशल साइकोलॉजिकल लेवल पे भी बड़ी समस्या आई है। जी। लेकिन हम लोगों ने उसको जिस तरह से टैकल किया है, मुझे थोड़ा अफसोस है कि 13 लोग काल कलवित हो गए कोविड के कारण, लेकिन फिर भी ये 13 अगर अन्य बलों से या अन्य जगहों से अगर इसकी तुलना करें तो ये 13 की संख्या बहुत कम है, इतने बड़े बल में कम है। इसलिए मैं कहूंगा कि उसको कैसे हम लोगों ने हैंडल किया। तो सबसे पहले तो शुरुआती दौर पे ही जो भी निर्देश थे, हम लोगों ने उन निर्देशों का पालन किया। अपना स्ट्रेंथ कुछ इस तरह से किया कि 50% से पहले 1/3 पर चले, फिर 50% पे चले, फिर दूसरी बात 50% स्ट्रेंथ पे चले हम लोग, और हम लोग कर सके उसको प्रभावी ढंग से कर सके। दूसरी बात, हम लोग ने उम्र में जो ज्यादा लोग थे, जो ज्यादा उम्र के थे, तो उनको अगर एक तरह से हमारे पास डेटाबेस है, उनको उस तरह की ड्यूटी दी जिनके पास कोमॉर्बिडिटी होने के, जिनके लक्षण हो सकते हैं, जिन आशंका है, उनको सेग्रीगेट किया। फिर हम लोगों ने एर्गोनॉमिक्स का उपयोग किया कि जहां भी हमारे बैरक्स थे उनके रहने की जगह कि उसको इस तरह से सेपरेट करें कि एक की सांस उस तरह से ना जाए और यथासंभव वो अपने आप को सुरक्षित कर सकें। मास्क का उपयोग, सैनिटाइजेशन का उपयोग, इसको लगातार सतत आधार पे किया गया। और उसके अलावा जो भी ड्यूटीज हुई, जैसे हम लोग जब भी आए तो हम लोगों ने एक व्यवस्था ये भी की कि मान लीजिए किसी वाहिनी का वो सदस्य है और अगर वो नहीं आ रहा है तो उसके लिए वो जो स्पेशल लीव था उसको अलग से छुट्टी लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उसको स्पेशल लीव के रूप में उसको विकलित कर दिया गया, वो रह सका। और उसके बाद भी नजदीकी वाहिनी में उसको हम लोगों ने अलाउ किया कि नजदीकी वाहिनी में आप आ जाएं उसके बाद भी। और उसके बाद से ये थोड़ा बहुत जब भी मूवमेंट हुआ, थोड़ा व्हीकल का मूवमेंट ज्यादा हुआ, इस तरह से कि एक व्हीकल में जैसे पहले एक बड़ी बस है, ट्रुप कैरियर है, उसमें सारे लोग भर के चले जा रहे हैं, तो उसकी जगह पे 4 बसेस जा रही हैं। जी, तो बेसिकली आपने उसको इस ढंग से पूरा डिजाइन किया अपना पूरी कार्यप्रणाली को कि मैक्सिमम लेवल तक जो है वो सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके अपने जवानों की या सदस्यों की। अब ये थोड़ी सी बात जरूर इसके बारे में करना चाहेंगे क्योंकि आप अपने बल के सदस्यों के कल्याण के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। आप सीमावर्ती क्षेत्रों में लोगों की या जन भागीदारी के साथ उनके कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे हमारे बल के सदस्य हैं अपने कार्य के दौरान, अपनी ड्यूटी के दौरान मान लीजिए शहीद हो जाते हैं। उनका परिवार है, उनके बच्चे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, उनके प्रति किस तरह के जो कल्याण की या दायित्व को जो निभाते हैं, किस भूमिका? मैं इसमें बताना चाहूंगा कि जो भी काल कलवित हुए ये दुखद है, लेकिन संख्या कम हुई। एक्स ग्रेशिया का तत्काल पेमेंट किया गया और 2 करोड़ से ज्यादा की राशि हम उनको दे चुके हैं। अच्छा। प्लस ये भी हमने व्यवस्था कर रखी है, जो अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति की जो व्यवस्था है उसमें है कि उनके परिवार के सदस्य अगर योग्य हैं इसके लिए तो तत्काल, और नहीं भी हैं तो इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होता। तो हम प्रतीक्षा करेंगे कि जब वो योग्यता प्राप्त कर लें, उम्र की योग्यता हो या शैक्षणिक योग्यता हो, वो प्राप्त कर लें तब उनको दिया जाएगा, क्योंकि ये लैप्स नहीं करता। कंपैशनेट ग्राउंड पे जो नियुक्ति होती है उसके साथ एक अच्छी खूबसूरत बात यह है कि ये लैप्स नहीं करता कि अगर किसी की आज मृत्यु हुई तो 1 साल के अंदर ही उसके किसी आश्रित को हमें देना है। तो जब उम्र के हिसाब से या शिक्षा के हिसाब से वो एलिजिबल हो जाए, उसके लिए वो एक तरह से देखा जाए तो वो सीट रखी हुई आरक्षित है। अभी यूनियन होम सेक्रेटरी उसके चेयरपर्सन होते हैं भारत के वीर
ट्रस्ट का, जी, जो आपने सुना होगा, जिसमें कोई भी कर्तव्य की बलिवेदी पर किसी की मृत्यु होती है तो लगभग 15 लाख रुपए उसे मिल जाते हैं। तो उसमें कोविड को अब जोड़ दिया गया है, इसलिए कोविड-19 से हुए डेथ को भी अब उसमें जोड़ दिया गया है, इसलिए वो भी अब एलिजिबल हो गए हैं उस 15 लाख की राशि को प्राप्त करने के लिए। ये एक अतिरिक्त और उनको पिक्यूनरी लाभ। और वैसे मुझे लगता है चंद्रा साहब की जो एसएसपी वाइफ्स कल्याण संगठन है, उनके माध्यम से भी परिवारों के, उनके सदस्यों के कल्याण के लिए बहुत सारी गतिविधियां चलाई जाती हैं। तो ये कुल मिलाजुला कर बहुत एक देश के, भारत के नागरिक के रूप में हमें गर्व होता है कि सशस्त्र सीमा बल जैसा संगठन जो है किस तरह से अपने दायित्वों को निभा रहा है। भले कितनी भी चुनौतियां हो, कितनी भी तरह की विपरीत परिस्थितियां हो, हम सैल्यूट करते हैं, लेकिन आपसे आपका आभार करें और आपसे विदा लें उसके पहले ये निवेदन आपसे जरूर करेंगे कि रेजिंग डे, स्थापना दिवस जो है, इस मौके पर आप अपने बल के सदस्यों के लिए और हम सब के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। आपने बहुत ही अच्छे और जेनरस वर्ड्स, अच्छे वाक्य हमारे लिए इस्तेमाल किए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं। और 20 दिसंबर 2020 अपने बल का 57वां स्थापना दिवस मना रहे हैं जी। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारा बल हमेशा उत्तरोत्तर प्रगति की ओर बढ़ता रहे। ईश्वर की कृपा से हमें अच्छी उपलब्धि भी हासिल हुई है और उसके लिए मैं ईश्वर को भी धन्यवाद देता हूं और अपने बल के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ऑपरेशनल टैक्टिकल दृष्टिकोण से लगातार प्रशिक्षण पर ध्यान देकर अच्छी उपलब्धियां हासिल की हैं। जैसे नक्सल के क्षेत्र में अभी 23 नवंबर को बहुत ही बढ़िया न्यूट्रलाइज किया गया जो LWE एक्सट्रीमिस्ट को, जिसमें आपको जानकर यह हर्ष होगा कि खुद उन लोगों ने एक जो पर्चा वितरित किया उसमें यह स्वीकार किया कि तकनीकी दृष्टिकोण से हम पिछड़ गए। नहीं तो सामान्य तौर पर वो इसको एक कवर के रूप में भी लेते हैं कि हमें पकड़ के मार दिया गया वगैरह वगैरह, लेकिन इस बार उन्होंने स्वीकार किया कि हमने हमला किया और तकनीकी दृष्टिकोण से हम पिछड़ गए। एक तरह से देखा जाए तो एक एडवर्सरी की तरफ से ये तारीफ की बात है। तो मैं अपने बल के सभी सदस्यों को ये कहना चाहूंगा कि अपना प्रशिक्षण, अपना आत्मबल इसी तरह से बनाए रखें और हमारा बल उन्हीं के कारण, बल अकेले किसी एक व्यक्ति से नहीं बनता, किसी एक पद से नहीं बनता, बल पूरा परिवार है और ये पूरा परिवार एकजुट होकर जो सरकार के द्वारा दिए गए दायित्व हैं उनका निर्वहन करेगा और भी इसको और ऊंचाइयों पर ले जाएगा। कुमार राजेश चंद्र साहब, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल, आपके बल के सभी सदस्यों का हम आभार व्यक्त करते हैं ये तमाम गतिविधियों और इन दायित्वों के इतने कुशल निर्वहन के लिए और बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप सशस्त्र सीमा बल के 57वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक श्री कुमार राजेश चंद्रा से विशेष भेंटवार्ता सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे श्री जैनेन्द्र सिंह, वरिष्ठ प्रसारण कर्मी। On the eve of 57th Raising Day of Sashastra Seema Bal, you were listening to an interview with Director General Sashastra Seema Bal, Shri Kumar Rajesh Chandra. Interviewer was Shri Jainendra Singh, Senior Broadcaster. This broadcast came to you from the Delhi station of All India Radio.